सोहन देवी ITI की तरफ से आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर उपकरण है, स्थिर उपकरण से ऐसे है कि इसे एक स्थान पर ही रहता है। जैसे कि इसको कहीं पर शिफ्ट करने के पश्चात हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। यह एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, एक परिपथ का आशय है यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा परिपथ का आशय यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। उसके पश्चात ये इसके साथ ही वोल्टेज का उच्चायन, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता भी है, और वोल्टेज का अपचयन मतलब स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को घटाता भी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है, साथ ही वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता भी है। यह एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसमें दो या दो से अधिक वाइंडिंग भी होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग भी होती है, दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग भी होती है, और इसके अलावा तीसरी वाइंडिंग भी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में। ये वाइंडिंग एक संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र भी रखती हैं, और ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ AC सप्लाई पर कार्य करता है, DC पर नहीं। इस तरीके से ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता भी है, और विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर भी करता है। यह सिर्फ AC सप्लाई पर कार्य करता है, DC पर नहीं। प्राइमरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग को हम AC सप्लाई से जोड़ते हैं, स्रोत से जोड़ते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको हम AC सप्लाई या स्रोत से जोड़ते हैं, वो कहलाती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग बनी होती है आपकी कॉपर इनेबल्ड वायर से। कॉपर वायर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कॉपर इनेबल्ड C वायर, कॉपर इनेबल्ड, और दूसरा होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर। तो ये जो बनी होती है कॉपर इनेबल्ड मतलब नर्म तांबे से के वायर से मिलकर बनी होती है, जो कि बॉबिन के ऊपर कुंडली लपेटकर, बॉबिन एक पदार्थ होता है जिसके ऊपर C वायर यानी कॉपर इनेबल्ड वायर को कुंडली के रूप में लपेटकर तैयार की जाती है प्राइमरी वाइंडिंग। इसमें टर्नों की संख्या जो होती है, जैसे कि बॉबिन के ऊपर अपन कुंडली बनाएंगे तो टर्न बनेंगे, तो टर्न हम कितने 2, 4, 10, 20 टर्न की संख्या जो है वो किस पर निर्भर करती है? फ्लक्स घनत्व, मतलब जितना अधिक फ्लक्स बनेगा उतनी ही करंट ज़्यादा बनेगी। इसलिए टर्नों की जो संख्या होगी वो आपकी फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग को प्रत्यावर्ती मतलब AC सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। प्राइमरी वाइंडिंग को पहले तो ट्रांसफार्मर सिर्फ AC पर कार्य करता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग को हम जब AC यानी अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ेंगे तो उसके आसपास अल्टरनेटिंग प्रकार का ही, प्रत्यावर्ती प्रकार का ही चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है इसका आयाम प्राथमिक वोल्टेज तथा टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। आयाम का मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन अथवा ऋण दिशा में माध्य स्तर के सापेक्ष अधिक मान, मतलब कि AC जो होती है, AC की साइकिल इस तरीके से होती है। तो आयाम किसे कहते हैं? ये है आपका प्लस और ये है आपका माइनस। तो AC वोल्टेज विद्युत धारा या वोल्टेज का धन मतलब धन और ऋण के मध्य स्तर मतलब बीच के स्तर का अधिकतम मान, बीच में जो अधिकतम मान प्राप्त होगा वो उसका कहलाता है आयाम। तो क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हम जैसे ही जोड़ेंगे तो उसमें प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होगा। वह फ्लक्स जिसका आयाम प्राथमिक वोल्टेज तथा टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर जो है AC सप्लाई पर कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न
वोल्टेज, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग को आप ऐसे सप्लाई से जोड़ोगे तो उसमें वोल्टेज जो उत्पन्न होगा उसका सूत्र क्या होता है आपका, वो काइनेटिक पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा है आपका म्यूचुअल फ्लक्स पर, और तीसरा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या पर। तो इसका फॉर्मूला बनता है EP बराबर होता है प्राइमरी EMF, मतलब प्राइमरी वोल्टेज, EMF को हम वोल्ट से शो करते हैं, वोल्टेज में देखते हैं। EP बराबर होता है आपका 4.44 गुणित F गुणित मैग्नेटिक फ्लक्स गुणित NP। तो यहाँ पर आपका F से आश्रित हो गया फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे आश्रित हो गया आपका म्यूचुअल फ्लक्स, और दूसरा आपका हो गया NP, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। अब हम चलते हैं कि ये जो चीज है डिपेंड करती है, निर्भर करती ही है प्राइमरी वाइंडिंग में जो EMF उत्पन्न होगा उसके लिए ये फॉर्मूला कंप्लीट ले रहा है, कंपल्सरी है, ये चीज कंपल्सरी रहती है। अब हम समझते हैं कि ये जो चीज है ये कहां से आई है, तो हम इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं, औसत मान। ऐसी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज के आधे धन चक्र, मतलब कि हमने ये साइकिल बनाया है, ये इस साइकिल का पॉजिटिव और ये साइकिल का नेगेटिव। करंट या वोल्टेज जो भी है यहां से चलना शुरू करता है, ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जहां पर हमें प्राप्त होती है, वापस साइकिल आधे धन चक्र के बाद आधा ऋण में चलती है। तो यहां पर जो आपका हुआ ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज हुआ मध्य स्तर में, यहां पर जो होगा इसका भी मध्य स्तर में नेगेटिव वोल्टेज हुआ। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे चक्र में तत्काल लिए गए मानों का औसत मान कहलाता है, या एवरेज वैल्यू कहलाती है उसकी, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब हम इतनी जितनी बार आपका मध्य स्तर पर वोल्टेज मान लेंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, और कितनी आपकी पॉजिटिव साइकिल है उसका मान भी हम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है। आई एवरेज या तो करंट का मान आप निकालेंगे, यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आधे धन चक्र में करंट या वोल्टेज दोनों का आप मान ले सकते हो। तो आई एवरेज का वैल्यू होती है आपकी 0.637 आई मैक्सिमम, या फिर ई एवरेज बराबर होता है आपका 0.637 ई मैक्सिमम। तो ये इसकी जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू वो इसकी कंपल्सरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि ई समानुपाती होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। तो उसी प्रकार ई एवरेज में भी यही होगा, ई एवरेज जो बनेगा वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। ये चीज तो ई एवरेज और ई में जो विद्युत आघात पैदा होगा उसके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि प्रत्येक साइकिल में अब हम समझते हैं कि जो 4.44 गुणित फ्रीक्वेंसी गुणित एन जो आ रहा है, तो ये वाली चीज कहां से आ रही है। अब जब हम इस चीज को समझते हैं, क्योंकि जो साइकिल होती है, ऐसी साइकिल जो होती है वो ऐसी साइकिल में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो 4 बार शून्य और 4 बार अपने अधिकतम मान के बीच बदलता है। मतलब कि जो फ्लक्स होगा वो साइकिल में 4 बार अपने पॉजिटिव और 4 बार अपने नेगेटिव अधिकतम मान और कम मान पर बदलता है। तो इस तरीके से ई जो होगा, मतलब जो ईएमएफ प्रोडक्ट हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में होगा किसके समानुपाती, 4 बार जो फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये 4 बार अपने अधिकतम मान और अपने शून्य मान पर आ रहा है। तो हम इसे 4 गुणित मैग्नेटिक फ्लक्स गुणित फ्रीक्वेंसी गुणित प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, ये तो आपका फॉर्मूला बना। उसके बाद आई ई आर एम एस जो हम पढ़ते हैं, ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, ई आर एम एस जो मान होता है वो ई एवरेज इनटू फॉर्म फैक्टर यानी कि आकृति गुणक उसका होता है। ई आर एम एस मतलब हमारा भी होता है कि जब हमें कोई
230 वोल्ट आ रहा है, तो हमें झटका 230 वोल्ट का नहीं लगता है, हमें झटका 340 के समथिंग का लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका आरएमएस मान इंक्लूड होता है। आरएमएस वैल्यू होती है आपकी 0.707। तो जब आप सिंगल फेज सप्लाई यानी 230 वोल्ट से कभी स्पर्श करते हैं या टच होते हैं, तो उसमें आरएमएस मान भी आपका जुड़ा रहता है, इसलिए आपको 340 वोल्ट का झटका लगता है। हम बात करते हैं ई आरएमएस, तो ई एवरेज गुणित फॉर्म फैक्टर को हम ई आरएमएस कहते हैं। अब फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं ये हम चीज समझते हैं कि फॉर्म फैक्टर प्रभावी मान व औसत मान के अनुपात को, मतलब आरएमएस मान तथा औसत मान के बटेवा औसत मान के अनुपात को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं आई आरएमएस का मान होता है आपका 0.707 और आई एवरेज जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आई एवरेज या ई एवरेज का मान होता है 0.637। तो इन दोनों को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये चीज प्राप्त होगी 1.11 जो आपका होगा फॉर्म फैक्टर, जिसे हम के से प्रदर्शित करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर का मान आपका हुआ 1.11। तो आपका फॉर्मूला लास्ट जो फॉर्मूला बनेगा जो ईएमएफ प्रोडक्ट हो रही है उसका फॉर्मूला बनेगा ई बराबर या ई समानुपाती 4 गुणित पूरा, तो इस तरीके से बनेगा 1.11 गुणित एफ गुणित एन, और इसे पूरा फाइनली अपन इस तरीके से लिखेंगे 4.44 गुणित एफ गुणित एन। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला आपका ये